नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज अपन जो है लेसन नंबर जो 6 है वो मानव अधिवास वाला उसका अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो हमारा ये वाला जो लेसन है ये आपका जो है पूरे के पूरे जो है 4 नंबर का लेसन है, यानी कि 1+3=4 नंबर। यानी कि 1 नंबर का तो आपको इसमें छोटा प्रश्न आएगा और 3 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आएगा इस लेसन में से। तो आपको इस पार्ट को जो है एक तो छोटा प्रश्न और एक 3 नंबर वाला क्वेश्चन के हिसाब से जो है आपको इसकी तैयारी करनी है दोस्तों। तो सबसे पहले बता दें आपको इसको कि जो है अधिवास कहते किसे हैं। तो अधिवास जो है पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को क्या कहा जाता है, अधिवास कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के जो है हमारे धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के जो है संगठित समूह को एक रूप से जो है मिलाकर के क्या कहा जाता है, अधिवास कहा जाता है। प्रोफेसर विडाल्डी लाप्लास ने जो इसकी परिभाषा दी है कि मानव के द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए जो निर्मित वो संरचना बनाता है उसे क्या कहा जाता है, यानी कि अधिवास कहा जाता है। तो ये था हमारा प्रोफेसर विडाल्डी लाप्लास के द्वारा बताया गया। और फिर इसके बाद में आता है मानव अधिवासों का वर्गीकरण। मानव अधिवासों का जो वर्गीकरण है वो 2 भागों में किया गया है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। आपको बता दें कि जो ग्रामीण अधिवास है वो और नगरीय अधिवास जो दोनों के है, इसको जो है ग्रामीण अधिवास को जो है 4 भागों में बांटा गया है। सघन या गुच्छित अधिवास, प्रकरण या एकांकी अधिवास, मिश्रित अधिवास, पल्ली या पुराना अधिवास, इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसके बाद में बता दें कि सघन या गुच्छित अधिवास जो है इसको पुंजित, सहज, संकेंद्रित, संकुलित आदि नामों से जाना जाता है। और दूसरी बात आपको एक बात और बता दें कि इसकी जो है इनकी विशेषताएं आपको अच्छी तरीके से देख लेनी है दोस्तों। जो इनकी विशेषता है वो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, क्योंकि इनकी विशेषताओं में से आपका हो सकता है कि 3 नंबर का प्रश्न बन जाए कि आपसे पूछ ले कि जो सघन या गुच्छित अधिवासों की 5 विशेषताएं बताइए, 4 विशेषताएं बताइए या 3 विशेषताएं बताइए। तो आपको इन सब की जो है अच्छी तरीके से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तो इसकी और इसकी, इनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के, सघन और गुच्छित अधिवास और ये प्रकरण या एकांकी अधिवास की जो आपसे क्या पूछी जा सकती है विशेषताएं। तो प्रकरण अधिवास ये छितरे और बिखरे अधिवास होते हैं। मिश्रित अधिवास ये मिला जुला रूप होता है इनका। पल्ली या पुराना अधिवास ये इसका तो केवल और केवल आपको इसको अर्थ ही याद करना है, इसकी विशेषताएं याद नहीं करनी है आपको। अब बता दें कि आपको ग्रामीण अधिवासों की जो है प्रतिरूप जो है लगभग इन्होंने 12 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले आता है हमारा रेखीय जो है प्रतिरूप। रेखीय है, तीर है, त्रिभुजाकार है, आयताकार चौकपट्टी है, अर्य त्रिज्या, वृत्ताकार, तारा, पंखा, अनियमित है, सीढ़ीनुमा है, मधुमक्खी छाता प्रतिरूप है और अन्य प्रतिरूपों में आपके टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप है, मकड़े प्रतिरूप है, ये आ जाते हैं। तो आपको बता दें सबसे पहले रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप जो है हमारा पंक्तिनुमा भी कहा जाता है, इसको मार्गोन्मुख कहा जाता है, अर्धचंद्राकार भी इसको कहा जाता है। किसको, रेखीय प्रतिरूप को जो है किन किन नामों से जाना जाता है, पंक्तिनुमा, मार्गोन्मुख और अर्धचंद्राकार। अब आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि अर्धचंद्राकार की जो प्रतिरूप है उसको किस नाम से जाना जाता है, या फिर रेखीय प्रतिरूप को दूसरे किस नामों से जाना जाता है। फिर आपको बताने इसके एक उदाहरण भी है, जयपुर जिले का बरवाड़ा गाँव। जयपुर जिले का बरवाड़ा गाँव जो है रेखीय प्रतिरूप का अच्छा उदाहरण है। तीर प्रतिरूप, ये तीर प्रतिरूप जो हमेशा यानी कि जब कोई नदी जाकर के मिलती है इस प्रकार से, तो आपको बता दें कि जी यानी इसके अगर भाग में जो आगे वाला भाग होता है वो विकसित नहीं हो पाता है, या फिर 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसमें बनता है ये। तो आपको बता दें कि इसके अंदर ही जो है ये तीर प्रतिरूप और त्रिभुजाकार प्रतिरूप इसके अंदर वाले भाग में जो है बनते हैं अधिकतर। ये दक्षिण भारत का कन्याकुमारी जो क्षेत्र है हमारे भारत का नीचे का, आपको बता दें कि जो ये इस प्रकार से हमारे भारत का जो नीचे का जो क्षेत्र है वो इसी प्रकार का जो है इसी का उदाहरण है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है अधिवास बनेंगे ये हमारे इस तटीय किनारे किनारे पर बसे हुए हैं यूँ इस प्रकार से, ठीक है। ये थे। और चिल्का झील ये उड़ीसा में पड़ती है दोस्तों, आपकी चिल्का झील उड़ीसा में पड़ती है। चिल्का झील ये भी जो है तीर प्रतिरूप का उदाहरण है। आगे त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार जो प्रतिरूप है उसका जो अच्छा उदाहरण है, आपको बता दें कि नहरों और नदियों और का जो जहाँ पर संगम होता है, क्या होता है, केवल संगम होता है, काटती नहीं है, केवल संगम होता है। तो हरियाणा और पंजाब ये जो है इसके अच्छे उदाहरण बताए गए हैं। हरियाणा और पंजाब के कुछ जो आदिवास है वो इसी के उदाहरण है। आयताकार चौकपट्टी प्रतिरूप में जब 2 सड़कें आपस में मिलती हैं तो आपको बता दें कि आयताकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। इस प्रकार से जब 2 सड़कें आपस में आकर के मिलती हैं और इनके सारे जो प्रतिरूपों का जो निर्माण होता है
वो जो होता है वो किस प्रकार का होता है हमारा, यानी कि आयताकार चौकपट्टी प्रतिरूप, आयताकार चौकपट्टी रूप का निर्माण होता है इधर। इस प्रकार से आयताकार चौकपट्टी प्रतिरूप बनता जाता है। तो समतल उपजाऊ भागों में जो है इसी प्रकार के आपको जो है आयताकार चौकपट्टी प्रतिरूप वाले देखने को मिल जाएंगे आपको। फिर आता है हमारा आर्य त्रिज्या प्रतिरूप। गंगा का ऊपरी मैदानी क्षेत्र जो है वो पूरा का पूरा जो है आर्य त्रिज्या प्रतिरूप के जो अधिवासों के उदाहरण है तमिलनाडु के कुछ भागों में। और वृत्ताकार प्रतिरूप जो बनता है वो झील, तालाब, कुएं, किले, चौपाल, धार्मिक स्थल, इन क्षेत्रों में जो है वृत्ताकार प्रतिरूप आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि उसके केंद्र के चारों ओर इसमें अधिवास बनते हैं। तारा प्रतिरूप ये जो है हमारा आर्य त्रिज्या प्रतिरूप का ही उदाहरण है, यानी कि आर्य त्रिज्या प्रतिरूप जब विकसित रूप ले लेता है और विकसित डेवलप होता जाता है तो आपका जो है कौन सा प्रतिरूप बनता है, तारा प्रतिरूप। पंखा प्रतिरूप, केंद्रीय स्थल के चारों ओर जब मकान बनने लगते हैं और बाहर की तरफ जो जहाँ पे जो है कच्ची और पक्की सड़कें निकलती हैं तो ऐसे स्थानों पर जो है पंखा प्रतिरूप का जो है बनता है। अनियमित प्रतिरूप, राजस्थान का जो 12 जिले का जो लिसाड़ी गांव है, आपको ये अच्छे तरीके से याद कर लेना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12 जिले का जो लिसाड़ी गांव है वो जो है अनियमित जो है प्रतिरूप का उदाहरण है। इसके बाद में सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। सीढ़ी नुमा प्रतिरूप आपको बता दें कि जो है रॉकीज, हिमालय, एंडीज और इसके अलावा आल्पस आदि पर्वत क्षेत्रों में जो है इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। आपकी बुक में वैसे आपको ये चित्र दे नहीं रखा, लेकिन आपको बता दें कि जो इसका चित्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। सीढ़ी नुमा प्रतिरूप का आपको बनाना भी आना चाहिए इसको, फिर इस प्रकार से कर दोगे आप। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से इसको बना सकते हो। यहाँ ये हमारा उदाहरण हो गया किसका, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप का। ये किसका उदाहरण बन गया हमारा, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप का। इसके बाद में आपको बता दें कि हिमालय, रॉकीज और एंडीज, आल्पस पर्वतमाला जो क्षेत्र है उन पे जो है आपको इस प्रकार के जो है अधिवास देखने को मिल जाएंगे पर्वतीय क्षेत्रों में। इसके बाद में आता है मधुमक्खी छाता प्रतिरूप। ये तो था हमारा सीढ़ीनुमा। आप बता दें आपको जो आपका वो बनेगा मधुमक्खी छाता प्रतिरूप, आपको इस प्रकार से बनाना है दोस्तों इसको। ये हमारा मधुमक्खी छाता प्रतिरूप बनेगा दोस्तों। ये कौन सा प्रतिरूप है, मधुमक्खी छाता, मधु छाता प्रतिरूप, मधुमक्खी छाता प्रतिरूप आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये जो है मधुमक्खी टोडा जनजाति के गांव जो आपको देखने को मिलेंगे वो इसी प्रकार के मिलेंगे। आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय क्षेत्रों पर जो है मछुआरे होते हैं, उनके जो घर बने हुए होते हैं, इनके आवास जो बने होते हैं इसी प्रकार के बने होते हैं मधुमक्खी छाता प्रतिरूप के। इसके अलावा अन्य जो है टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप है, मकड़े प्रतिरूप है, ये किसके उदाहरण है हमारे, ये जो है अन्य में आ गए ये। इसके बाद में आता है हमारे ग्रामीण आदिवासियों की प्रमुख समस्याएं दोस्तों। तो ग्रामीण आदिवासियों की जो प्रमुख समस्याएं बता दें आपको कि ग्रामीण आदिवासियों में किन किन चीज़ों की कमी पाई जाती है। सबसे पहले नंबर 1, आवागमन के साधनों की कमी होती है और स्वच्छ पेयजल का अभाव पाया जाता है वहाँ पर, यानी कि आवागमन के साधन भी बहुत कम होते हैं। और दूसरी बात वहाँ पर जो है स्वच्छ पेयजल का भी क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटलों की कमी होती है, चिकित्सा सुविधाओं की भी जो है कमी होती है। और इसके अलावा विद्युत आपूर्ति का अभाव, विद्युत जो है बहुत ही कम आती है गाँव में, तो विद्युत का भी क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। रोजगार के अवसर नहीं होना, आपको शहरी क्षेत्रों में तो आपने देखा होगा कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए रोजगार उपलब्ध होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। इसके बाद में सूचना तकनीकी एवं दूरभाष सेवाओं का अभाव, यानी कि यहाँ पर जो सूचना तकनीकी और दूरभाष जो सेवाएं हैं उनका नई नई तकनीकों का जो अभाव पाया जाता है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों का अभाव, यहाँ पर उच्च तकनीकी एवं जो है शिक्षा संस्थान, उच्च शिक्षा स्थान होते हैं, संस्थानों की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो है प्राथमिक स्तर पर तो यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन उच्च शिक्षा संस्थान जो होते हैं वो आपको अधिकतर जो है शहरों में मिलते हैं। तो ये थी हमारे ग्रामीण आदिवासियों की प्रमुख समस्याएं। अब आपका 3 नंबर का प्रश्न बनता है, तो 3 में से आपको बता दें कि जो है कम से कम 3 या 4 या 5 तो आपको अच्छी तरीके से याद करनी ही है। ये 5 जो है आपकी जो है आदिवासियों की प्रमुख समस्याएं आपको याद रखनी है। 5 समस्याएं, तो ज़्यादा भी नहीं याद कर पाते हो तो 5 समस्याएं आपकी जो है ज़रूर याद होनी चाहिए दोस्तों। तो आपको जो है वीडियो कैसे लगा, और आप मुझे जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करना। थैंक यू दोस्तों। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू।